ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क डिस्कशन। ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क डिस्कशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सुना है आपने, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके साथ ही आपने पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ, सुना है किरचॉफ लॉ, 11th क्लास में सुना होगा, है ना। हीट चैप्टर था ना, हीट वाले जो चैप्टर हैं, हीट में जो भी चीज थी वो हीट ही कन्वर्ट होके और आपको यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना पड़ेगा। वो लगभग सारे पैरामीटर आपको यहाँ पढ़ने होंगे। तो हीट में हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा है, वो किरचॉफ्स लॉ भी यहाँ डिस्कस होगा और व्हीट स्टोन ब्रिज भी यहाँ डिस्कस होगा। याद होगा आपको व्हीट स्टोन ब्रिज, मैंने हल्का फुल्का आपको कैपेसिटर में बताया था, वही चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क डिस्कशन में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। समझिएगा बात को, हम कोई सर्किट फॉर्म करना चाहते हैं। सर्किट क्यों फॉर्म कर रहे हैं? किसी भी कह देना चाहिए अप्लायंसेस को यूज करने के लिए या घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करने के लिए पावर चाहिए हमको, लाइट चाहिए हमको, फैन ऑन करना है, फ्रिज चलाना, कूलर चलाना है, हम एक सर्किट फॉर्म करते हैं। उस सर्किट में हमें करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस के अलग अलग अमाउंट की नीड होती है। तो उस रेजिस्टेंस के अलग अलग अमाउंट के लिए या अलग अलग अमाउंट को अपन कैसे फाइंड करते हैं? तो हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन से हम वो मल्टीपल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। जिस चीज का हमें जरूरत है हम उस टाइप का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से फाइंड करते हैं। वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक मेनली सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? इधर आप देख पा रहे हैं एक रजिस्टर है R1 रेजिस्टेंस का और दूसरा रजिस्टर है R2 रेजिस्टेंस का और तीसरा रजिस्टर है R3 रेजिस्टेंस का। ये R1 का लेफ्ट, ये R1 का राइट, ये R2 का लेफ्ट, ये R2 का राइट, ये R3 का लेफ्ट और ये R3 का राइट। मतलब लेफ्ट राइट आपस में अटैच है, मतलब एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? एंड टू एंड, मतलब रजिस्टर्स जो है उनमें अटैचमेंट कैसा है? एंड टू एंड अटैचमेंट है। और जब एंड टू एंड अटैचमेंट होगा तो इस टाइप के अटैचमेंट को हम क्या बोलेंगे? इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ये बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट, आई करंट इधर से फ्लो हो रहा है। हमने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज किसी कंडक्टर के किसी पर्टिकुलर एंड से एंटर होगा, ठीक उतना ही चार्ज अपोजिट एंड को क्या करेगा? लीव करेगा। मतलब जितना अमाउंट ऑफ करंट किसी कंडक्टर के थ्रू क्या होगा? एंटर होगा, सेम उतना ही अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा? लीव करेगा कंडक्टर को। तो अगर इधर से आई करंट जा रहा है तो इधर से कितना करंट निकलेगा? आई। जब ये आई निकलेगा तो ये आई इसमें एंटर होगा तो कितना निकलेगा? आई। जब आई इसमें जाएगा तो कितना निकलेगा? आई। फाइनली ये करंट आ गया आई। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने इधर पे तीन रजिस्टर R1, R2 और R3 क्या करे थे? अटैच किए हुए थे, कंबाइन किए हुए थे, एंड टू एंड ज्वाइन किए हुए थे। और इस बैटरी ने अगर आई करंट अलाउ किया इस पूरे एंटायर सिस्टम को, तो आप क्या देख पा रहे हो? फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, तीनों से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि हर रजिस्टर से अमाउंट ऑफ करंट क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो करंट इज कॉमन या फिर कांस्टेंट लिख दें थ्रू ईच रजिस्टर, दीज आर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, या दीज आर अटैच्ड इन क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर से अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा? इक्वल अमाउंट में फ्लो होगा। हमको मालूम है V इज टू आई आर। अब आई इधर पे कांस्टेंट है, ठीक है ना, आई इधर पे कांस्टेंट तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? R। कहने का मतलब है जिस रेजिस्टेंस का रजिस्टर ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल भी, उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इधर ना मैंने R1, R2 और R3 तीन अलग अलग रजिस्टर यूज किए गए हैं, तीन अलग अलग अमाउंट के रजिस्टर यूज किए गए हैं। तो आपको तो मालूम V प्रोपोर्शनल टू R, जब रेजिस्टेंस अलग अलग होगा तो इनका पोटेंशियल भी क्या होगा? अलग अलग। और आप देख पा रहे हो इसके एंड्स का, इंडिविजुअल रजिस्टर्स के एंड का जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट है। इधर पे V1, इधर पे V2 और इधर पे क्या है? V3 लेट कर लीजिए। आगे बात समझिएगा। तो हमने ये देखा कि हर रजिस्टर से अमाउंट ऑफ करंट सेम है बट वोल्टेज क्या है? डिफरेंट है।
अगर मान लीजिए इस पूरी बैटरी का जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है ना, और इन तीनों का कितना है V1 V2 V3 है, तो ये पूरा वोल्टेज आया कहां से है, बैटरी से। तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलिए, V1 प्लस V2 प्लस V3, और हम सब जानते हैं बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। अगर मैं एक बात करूं, अगर मैं इन तीनों रजिस्टर्स को एक रजिस्टर मानूं, या मैं तीनों कंबाइन करके एक रजिस्टर का ही कंसेप्ट अपने माइंड में सेट कर रहा हूं, मतलब कि अब क्या सिस्टम हो जाएगा, ये करंट, इसको कैसे यहां दिखा देते हैं, ये करंट जा रहा है I से, और अब ये कंबाइन रजिस्टर बन गया है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट। मतलब मैंने तीन रजिस्टर्स को कंबाइन करके जिस तरीके से ये अटैच दिख रहे हैं और एक रजिस्टर बना लिया, मतलब यही बैटरी, यही वायर, यही करंट, और इन तीन को मिला के एक रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, R इक्विवेलेंट, और एंड से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V। तो समझिएगा बात को, अगर एंड से पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। V इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलिए, I इंटू आर इक्विवेलेंट। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू क्या, IR। तो अगर मैं इन तीनों को मिला के R इक्विवेलेंट बना देता हूं और एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 क्या होगा भाई, I इंटू R1। V1 R1 के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस था, तो R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, तो क्या हो जाएगा बताइए, V1 इज इक्वल्स टू IR1। ऐसे ही V2 क्या हो जाएगा, IR2, और V3 क्या हो जाएगा बोलिए, IR3। I से डिवाइड कर दीजिए, R इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ रहे हैं बात को। तो अगर हम तीन रजिस्टर्स R1 R2 R3 को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं या एंड टू एंड कंबाइन करते हैं किसी बैटरी के थ्रू, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लैंग्वेज भी लिख लोगे, लेट R1 R2 R3 R3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 आर अटैच्ड एंड टू एंड, ठीक है ना। लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज रजिस्टर विल बी क्या, R इक्विवेलेंट, एंड द एंड्स ऑफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स is V, then V is equals to V1 plus V2 plus V3। अब लैंग्वेज खुद से लिख लोगे, मुझे पता है इतना समझ में आपको आ जाएगा, और नहीं तो आप फिर NCERT रीड कर लीजिएगा। समझ में आ गया को बराबर है, ये चीज क्लियर हो गया। इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन से हम क्या है, R इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर देयर, एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर देयर, मतलब कि R1 R2 R3 ना होके सबके सब क्या हो, R हो, क्या हो, R, मतलब आइडेंटिकल हो, सबका रेजिस्टेंस क्या हो, सेम, और तीन की वजह कितने हो, N हो, तो आप समझिए R इक्विवेलेंट कितना होगा, NR। R इक्विवेलेंट कितना होगा, NR। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, ठीक है ना, क्लियर हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in a series combination of resistor will be the algebraic sum of all the resistances of the resistors। इस तरीके से आप सीरीज कॉम्बिनेशन से क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आपको दूसरी चीज ये मालूम चल गई, कोई भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स लगे हुए हैं तो हर रजिस्टर से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। दूसरा, जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ये दो चीजें आपको दिमाग में रखने वाली हैं। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये सब कुछ क्लियर हो गया बढ़िया से, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझिएगा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हमारे पास वही तीन रजिस्टर्स जिनको अभी हमने सीरीज में कंबाइन किया था, कुछ इस तरीके से ऐड करें, इस तरीके से कंबाइन करें कि देखिए जो पहला वाला रजिस्टर है ना उसका लेफ्ट, दूसरे वाले रजिस्टर का लेफ्ट और तीसरे वाले रजिस्टर का लेफ्ट, सबके सब किससे अटैच है, ए से। पहले वाले का राइट, दूसरे वाले का राइट और तीसरे वाले का राइट, ये किससे अटैच है, बी से। मतलब इन तीनों रजिस्टर्स के जो टर्मिनल्स हैं या एंड्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं या एक कॉमन पॉइंट से अटैच हैं। देखिए इन तीनों के लेफ्ट ए से अटैच हैं और इन तीनों के राइट बी से अटैच हैं। कहने का मतलब ये हुआ जब रजिस्टर्स के एंड्स, जब रजिस्टर्स के टर्मिनल्स किन्हीं कॉमन पॉइंट्स पे मिलते हैं तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब रजिस्टर्स के एंड, ठीक है ना, जब जितने भी रजिस्टर लगे हों अगर सारे रजिस्टर्स के एंड्स जो हैं कॉमन पॉइंट्स पे मिलते हैं तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लीजिए इस V वोल्ट की बैटरी ने I करंट अलाउ किया,
तो आई करंट इधर से जा रहा था, अब उसी आई करंट को 3 अलग अलग वायर पे जाना है। आप खुद ही सोच के देखिए, मान लीजिए आपने एक सोर्स, मतलब कि बोरिंग सोर्स, बोरिंग या कुआं या है ना कहीं से भी, मतलब रिवर वगैरह से कहीं से भी मोटर के थ्रू आप पानी लेके आए, पानी एक पर्टिकुलर कॉमन ट्यूब से आ रहा था, ये हो गई वो कॉमन ट्यूब, और घर पे आके आपने उस ट्यूब से 3 और ट्यूब अटैच कर दी एक ही ट्यूब से, तो आप क्या देख रहे हो, पानी तीनों ट्यूब्स में जाएगा डेफिनेटली। अगर वो तीनों सेम लेवल पे है तो डेफिनेटली तीनों ट्यूब के थ्रू पानी फ्लो होगा, लेकिन जितना पानी आया है सारा का सारा इसमें तो फ्लो हो नहीं जाएगा, सारा का सारा इसमें फ्लो नहीं हो जाएगा, सारा का सारा इसमें फ्लो नहीं हो जाएगा, फ्लो तीनों में होगा, तो पूरा का पूरा तो हो नहीं जाएगा, अलग अलग अमाउंट से होगा। तो समझ लीजिए कि बैटरी ने आई करंट अलाउ किया, तो पहली वायर से I1, दूसरे से I2 और तीसरे से क्या हो गया, I3 करंट फ्लो हुआ। दूसरी चीज समझिए, अब देखिए इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, तीनों एक कॉमन पॉइंट पे हैं, इसका राइट, इसका राइट, इसका राइट, तीनों कॉमन पॉइंट पे हैं, तो इसके लेफ्ट राइट वही मिलते हैं, इसके लेफ्ट राइट वही मिलते हैं, इसके लेफ्ट राइट यही मिलते हैं, मतलब कि उन तीनों के एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, कॉमन होगा, सेम होगा, क्योंकि तीनों के एंड्स जो हैं, तीनों के जो टर्मिनल्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं। समझ रहे हैं बात को, कॉमन पॉइंट से अटैच हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो टोटल करंट स्प्लिट हो जाएगा अलग अलग वायर में, I1, I2, I3 एटसेट्रा एटसेट्रा के फॉर्म में, और जो उनके एंड्स का पोटेंशियल है वो हमेशा क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। समझ रहे हैं बात को, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या देखा आपने, उधर बाजू में लिखा भी है कि टोटल करंट अलाउड फ्रॉम द बैटरी विल बी द करंट थ्रू द क्या, डिफरेंट वायर्स, ठीक है ना। अगर आपने सोर्स से 3 वायर अटैच की हुई है तो I1, I2, I3 टोटल करंट जो है सोर्स द्वारा अलाउड करंट के बराबर होगा। हमको मालूम है I इज इक्वल टू V/R। मैं इन तीनों को ना कंबाइन करके एक नया रेजिस्टेंस या एक कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं। अगर टोटल करंट I है, टोटल करंट क्या है, I, मान लीजिए मैंने इसको कंबाइन कर दिया, और ये देखिए ये इसका रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट, और उधर से क्या जा रहा है, I करंट जा रहा है। इसके एंड्स का पोटेंशियल कितना है, V है, इसके एंड्स का पोटेंशियल कितना है, V। तो आप ये मान के चलिए V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R इक्विवेलेंट, तो I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्या होगा बताइए, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I1 से क्या आएगा बोलो, V अपॉन R इक्विवेलेंट, R1 सॉरी, I2 के थ्रू क्या आएगा बताइए, V अपॉन R2, और I3 से क्या होगा बोलिए, V अपॉन R3। दोनों तरफ V कॉमन है, डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ गया बोलो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या, R3। मतलब कि अगर 3 रजिस्टर्स पैरेलल ऑर्डर में कंबाइन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उन सब रजिस्टर्स के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होगा। समझ आ गया। इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर देयर, इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर देयर, समझ रहे हैं ना। अगर वहां पे अनआइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा मालूम आपको, R इक्विवेलेंट होगा R/N। अगर हर रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है और ऐसे N रजिस्टर अवेलेबल है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा बोलिए, R/N होगा। क्या होगा, R/N। क्या समझ में नहीं आया बोलिएगा, क्लियर हो गया। तो कौन सी 2 चीजें आपको इधर पे याद रखनी है, V इज कांस्टेंट थ्रू एवरी रजिस्टर एंड V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R। अब V तो क्या है, कांस्टेंट है, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, R। जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके थ्रू कम करंट फ्लो होगा, जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा उसके थ्रू मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। समझ आ गया। तो 2 चीजें आपको बेहद इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। पहला ये कि पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और तीसरा ये कि I जो है R के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब कि अगर आप जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे कम करंट, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा। समझ आ गई बात। चलिए इस तरीके से आपको ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा सारी चीजें, और जो भी डाउट है वो डाउट एकदम खुल के पूछना है, तुरंत कॉल करना है। तो देखिएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद फिर आता है किरचॉफ्स लॉ। क्या आते हैं,
किरचॉफ्स लॉ। समझिएगा बात को, ये देखिए किरचॉफ्स लॉ है क्या? किरचॉफ लॉ बात समझिएगा। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है और लॉ मतलब होता क्या है कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ठीक है ना, जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट होते हैं उनको पूरी तरीके से, मतलब कि बहुत बड़ी टीम, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकला कि हाँ भाई ये बात सही होती है, तो उसका नाम अपन ने क्या रख दिया? लॉ नाम रख दिया। वरना थ्योरी भी होती है, प्रिंसिपल भी होता है ना, तो लॉ उसका नाम रखा जाता है जो हर तरह से वेरीफाइड है, हर तरह से प्रूव्ड है। तो किरचॉफ के लॉ क्या है? एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तो जो चीजें भी कंक्लूजन के तौर पे आई, दीज आर क्या? किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना। किरचॉफ लॉ किसके लिए है? फ्लो ऑफ चार्ज के लिए है। किसके लिए है? फ्लो ऑफ चार्ज के लिए, करंट के लिए है, ठीक है ना। तो किरचॉफ के दो लॉ हमें डिस्कस करने हैं, एक का नाम है केसीएल और एक का नाम क्या है? केवीएल। इसको अपन जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल। और इसको अपन क्या बोलते हैं? लूप रूल। क्या बोलते हैं? लूप रूल। दो टाइप के किरचॉफ लॉ हमें देखने को मिलेंगे। पहला क्या? केसीएल, दूसरा क्या? केवीएल। केसीएल का मतलब क्या हुआ? किरचॉफ्स करंट लॉ। और केवीएल का मतलब क्या? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। समझ रहे हैं बात को? किरचॉफ के दो लॉ पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में। पहला क्या? केसीएल, जंक्शन रूल। दूसरा क्या? केवीएल, लूप रूल। जंक्शन रूल मतलब कि जैसे ये आपके सामने रखा है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, समझिएगा, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है ना। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ करंट के लिए है मेनली। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि जंक्शन, जंक्शन जानते हैं आप? जैसे किसी जगह पे एक से ज्यादा रास्ते हो, मतलब कि दो या दो से ज्यादा रास्ते जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? अपन जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। यहाँ पे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है? जंक्शन रूल है। जंक्शन रूल क्या कहना चाहता है? किसी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट जितना भी एंटर होगा वो किसके बराबर होगा? जितना करंट वहां से एग्जिट करेगा या लीव करेगा, ठीक है ना। तो क्या है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या अकॉर्डिंग टू द जंक्शन रूल ऑफ किरचॉफ या अकॉर्डिंग टू द केसीएल, ठीक है ना, द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज सेम एज द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। वही बात है जो मैं बार बार कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम पे चिल्ला रहा हूं। किसी कंडक्टर के एक एंड से जितना करंट एंटर होगा, अपोजिट एंड से ठीक उतना ही करंट क्या करेगा? लीव करेगा। मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ, अ टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन विल सेम एज द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन विल सेम एज द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। किसी भी जंक्शन पे टोटल जितना भी करंट एंटर होगा उतना ही करंट उस जंक्शन को लीव करेगा। जैसे कि देख पा रहे हो आप एरो की हेल्प से, I1 टूवर्ड्स द जंक्शन, I4 टूवर्ड्स द जंक्शन। तो I1 प्लस I4 विल सेम एज I2 लीविंग द जंक्शन एंड I3 लीविंग द जंक्शन। तो I1 प्लस I4 किसके बराबर होगा? बोलिए, I2 प्लस I3 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? I2 प्लस I3 के। तो कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ, द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन विल सेम एज द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। क्लियर हो गया? ये किरचॉफ का जंक्शन रूल था। इसी के बाद नेक्स्ट रूल है वोल्टेज लॉ। लेकिन वोल्टेज लॉ से पहले हमें कुछ साइन कन्वेंशन जानने की जरूरत है। आप याद रखें, मैंने हेडिंग टॉपिक का नाम नेटवर्क डिस्कशन रखा था। नेटवर्क डिस्कशन करने का मतलब ये हुआ कि जितने भी टॉपिक, जितनों में भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है या सर्किट फॉर्मेशन है, उस सर्किट में अननोन करंट फाइंड करना, अननोन वोल्टेज फाइंड करना, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना, इन सब के लिए ना मैं एक कंबाइंड स्टडी लेके आया। किसकी? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये सारी चीजें एक साथ डिस्कस करने का फायदा यही हुआ, अगर मैं आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बता देता, आप कुछ प्रॉब्लम्स करते, आगे जाते आपसे वो क्वेश्चंस नहीं बनते। तो जब आप ये पूरा नेटवर्क स्टडी कर लेंगे एक साथ, फिर आप कैसा भी क्वेश्चन उठाएंगे, चाहे वो जिस मेथड से होने वाला हो, आपको बन जाएगा, आपको स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं इस टाइप का डिस्कशन लेके आया हूँ। हम बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन की। समझिएगा, साइन कन्वेंशन होता क्या है? आपने एक वर्ड सुना होगा सेल या बैटरी, ठीक है ना। ये इसको अपन जनरली सेल बोल देते हैं, और ऐसे कई सारे सेल लगे रहते हैं, उसको अपन बैटरी बोल देते हैं, ठीक है ना। फिलहाल कहीं कहीं इसी को बैटरी लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। सेल बैटरी दोनों क्या है? चार्ज एक्यूमुलेशन करती हैं, चार्ज एक्यूमुलेट करती है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब एक ही है। समझिएगा,
तो अभी बैटरी या सेल का प्रिंसिपल अपन आगे अभी पढ़ेंगे, या सेल बैटरी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना जान लीजिए। तो ये जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है ये सेल है, ये कहला गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये कहला गया नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल ये बड़ी प्लेट और नेगेटिव टर्मिनल ये छोटी प्लेट, ये इलेक्ट्रोड्स भी कहलाते हैं। खैर अब वो सेल में जाएंगे तो ज़्यादा बड़े अच्छे समझेंगे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, अगर अपन मूवमेंट कर रहे हैं किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। आपने सुना होगा कि जो करंट का मूवमेंट है वो हाई वोल्टेज से कहाँ होता है, लो वोल्टेज की तरफ होता है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट का फ्लो होना मतलब पोटेंशियल का डिक्रीज होना, पोटेंशियल का डिक्रीज होना मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप। तो हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वहां हम पोटेंशियल ड्रॉप को कैसा कंसीडर कर लें, पॉजिटिव कंसीडर कर लें। कैसा कंसीडर कर लें, पॉजिटिव। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप है हम अपने साइन कन्वेंशन में उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। हमको अच्छा लगता है पोटेंशियल ड्रॉप होना। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब करंट का फ्लो। करंट कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट। तो अगर हम भी बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट की तरफ जाएंगे मतलब पोटेंशियल ड्रॉप की डायरेक्शन में जाएंगे तो ईएमएफ को कैसा मेजर करेंगे, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ देखिए आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे समझिए। और ये सब क्यों कर रहे हैं अपन, वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए। समझ लीजिए ये VA है और यहाँ पे क्या है, VB। तो मैं बात ऐसा लिख ही देता हूँ, चलिए VA माइनस VB अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, और इधर पे VA माइनस VB क्या मानेंगे अपन, नेगेटिव मानेंगे। समझ रहे हैं बात को। साइन कन्वेंशन अलग अलग किताब में अलग अलग देखने को मिलेगा, या तो मेरा मानना या किताब का मानना, किसी एक का मानना, दोनों एक साथ मत लगाना, ठीक है ना। समझिए। अब आ रही बात करंट की। अब आई करंट इस R रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट हमारा मूवमेंट किस तरफ है, अलोंग द करंट। जिस तरफ करंट मूव कर रहा है उसी तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो VA माइनस VB इधर पे क्या आएगा, पॉजिटिव IR। कितना आएगा, पॉजिटिव IR। लेकिन नीचे आप देखिए कि मेरा मूवमेंट इस तरफ है और करंट का मूवमेंट इस तरफ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, बोलिए माइनस IR होगा। कितना होगा, माइनस IR। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये चार केसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि पढ़ने पर और वाले हैं, लेकिन ये मेन चीज याद रखिएगा। अगर आप करंट के डायरेक्शन में मूव करते हो तो वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस IR आएगा, और अपोजिट में जाते हैं तो माइनस IR। अगर वाकई में आपके जाने से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, और यहाँ पे क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। समझ में आ गया। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये ध्यान नहीं रहेंगे तो आगे जाके आप लूप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और लूप सॉल्व नहीं कर पाएंगे मतलब कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में काफी प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है ना। समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये भी कुछ इसमें साइन कन्वेंशन दिखा रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे समझिएगा। जैसे कि इसमें दोनों चीजें एक साथ दिख रही हैं, करंट का मूवमेंट भी दिख रहा है और साथ ही साथ क्या है, बैटरी भी लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब ये दिखा रहा है कि करंट नेगेटिव प्लेट से एंटर करके पॉजिटिव प्लेट से लीव करता है और नेगेटिव प्लेट में एंटर करता है। तो जनरली जब भी हम किसी भी अप्लायंस को यूज करते हैं तो करंट का डायरेक्शन कुछ इसी टाइप का होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो वहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो समझिएगा बात को, जब मैं भी इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो देखिए आप VA माइनस VB क्या आएगा, IR। एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर उस कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस R है, साथ ही साथ बैटरी लगी है, हम बैटरी में कहां से कहां मूव कर रहे हैं, देख पा रहे हो आप, हम मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हम कहां मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप माना जाएगा, नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, EMF नेगेटिव आएगा। आगे आ जाइए, हम बात कर रहे हैं VA माइनस VB की। तो VA माइनस VB इधर देख लीजिए, आप कहां मूव कर रहे हो, अगेंस्ट द करंट। कहां मूव कर रहे हो आप, अगेंस्ट द करंट। तो ये आ गया आपका क्या, माइनस IR। तो करंट इस तरफ जा रहा, आप इस तरफ जा रहे हो। साथ ही साथ बैटरी का क्या है, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब EMF भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ गई बात, कुछ कंफ्यूज होने वाली बात तो नहीं है। नेगेटिव से पॉजिटिव जाते रहे तो हमेशा ये एप्सिलॉन कैसा लेते थे, नेगेटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो कैसा लेते थे, नेगेटिव। कुछ दिक्कत तो नहीं है, लास्ट वाले ने भी यही किया था। आगे समझो, इधर पे क्या कहानी है,
इधर पे करंट इस तरफ जा रहा, आप भी उसी तरफ जा रहे हो, लेकिन आप मूव कहाँ कर रहे हो, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो इसमें से क्या कहानी आएगी, VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना आएगा बोलिए, E प्लस क्या आएगा बोलिए, IR, ठीक है, या R रेजिस्टेंस कैपिटल R ले लेते हैं। यहाँ VA माइनस VB क्या आएगा बोलिएगा, यहाँ VA माइनस VB आएगा, E तो पॉजिटिव ही रहेगा और करंट अपोजिट है, मतलब माइनस का क्या, IR। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत लग रही है नहीं ना। तो इस तरीके से आप जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो अलग मैटर है, मेन आपको करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो या नहीं। अगर करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो IR, अपोजिट मूव कर रहे हो तो माइनस IR। आपके वाले सर्किट में अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर ड्रॉप नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। समझ में आ गया साइन कन्वेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे सर्किट में यही है। अगर ये बनेगा तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको परेशान कर दे। समझ रहे हैं बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आसान है। अब देखिए ये भी वही चीजें हैं, बार बार एक ही चीज को लिखा। हाँ ये कैपेसिटर का एक्स्ट्रा है तो इसको समझ लीजिए, आप प्लस से नेगेटिव जाएंगे तो VA माइनस VB क्या आएगा, Q इज इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या आएगा बताइए, V इज इक्वल टू है Q अपॉन C। तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आ गया, ठीक है ना। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस में याद रखिएगा, किसी किसी किताब में VB माइनस VA लिखा रहता है, मैं लिख रहा हूँ VA माइनस VB, तभी मेरा इस टाइप का आ रहा है। अगर आपको कहीं और मिल जाए और VB माइनस VA लिखा हो तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं, उतावले नहीं होना, बहुत अच्छे से चेक कर लेना। मैं सारी चीजें हालांकि आपको पॉइंट आउट कराते जा रहा हूँ, बन जाएगा ये। तो एक कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी आपको बन जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की तरफ, समझिएगा। या किरचॉफ का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे पहले तो। ये देखिए किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ मतलब कौन सा रूल, लूप रूल। कौन सा रूल, लूप रूल। देख भी रहे होगे आपको लूप बनी हुई दिख रही है, लूप रूल। और दूसरा कौन सा, KVL, इसी का नाम क्या है, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बात को समझिएगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, in a closed loop the algebraic sum of the total potential difference across the loop is equals to the क्या, 0। किसी भी लूप से एसोसिएटेड जितनी भी चीजें हैं या जितने भी एंड्स हैं, उन सभी एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस associated with a loop, the total potential difference associated with a loop is always remains क्या, 0। किसी भी closed loop से linked जितने भी ends हैं, points हैं, circuits हैं, terminals हैं, उनका जो total potential difference है या potential differences का जो algebraic sum है वो क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं बात को। The algebraic sum of all the potential difference along a closed loop in a circuit is क्या, 0। आप देख पा रहे हैं। चलिए इसको अपन जल्दी से कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैं A से चलना स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। तो A से B जाऊंगा, B से C आऊंगा, C से D और A। इन लूप, कौन सा लूप भाई जल्दी बताओ, A B C D A। वापस से A में आऊंगा। अब मैं जा रहा हूं इस टाइप से, ये आपको डिसाइड करना जरूरी है, याद रखें। यहाँ करंट की डायरेक्शन दी है, आप करंट की डायरेक्शन भी अपनी मर्जी से ले सकते हो, ठीक है ना। जब रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव से बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे तो करंट की डायरेक्शन दी है, आपने अपना मूवमेंट डिसाइड कर लिया। समझना, जब मैं A से B में गया तो VA माइनस VB, जब मैं B से C में गया तो VB माइनस VC, जब मैं C से D में आया तो VC माइनस VD, और जब मैं D से A में आया तो VD माइनस VA। समझ रहे हैं बात को, इक्वल। आगे समझिए क्या ही कहानी है। VA माइनस VB, VA माइनस VB, यहाँ VA से VA खत्म, VD से VD खत्म, VC से VC खत्म, VB से VB खत्म, सब कुछ खत्म। क्या आ गया इधर पे, 0। और इधर पे क्या आ गया, I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4 प्लस E2 माइनस E1। टोटल कितना आ गया बताइए, 0। यही तो कहा जा रहा था कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द क्लोज्ड लूप विल बी क्या, 0। तो ये सारे मैंने क्या निकाल लिए,
पोटेंशियल डिफरेंसेस निकाल लिए, इक्वल में क्या होगा 0 होगा। आप चाहो तो इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4। ये आपको रिलेशन मिल गया बैटरी के EMFs और उनके थ्रू सर्किट के थ्रू फ्लो होने वाले करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंसेस के बीच में क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया। क्या समझ में नहीं आया? मैंने वही साइन कन्वेंशन लगाया जो साइन कन्वेंशन थोड़ी देर पहले बताया था, कोई गोलमोल तो नहीं है ना, जैसा बताया सेम वैसा ही अप्लाई किया और वैसा ही आपके सामने आप मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, तुरंत मुझे मैसेज कॉल करिए, हो ही नहीं सकता। जैसा मैंने कन्वेंशन बताया वैसा यूज किया, ये आ गया। और अब आप ऐसे ना बहुत ही सारे क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल सिंपली, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम किरचॉफ का लूप रूल भी पढ़ चुके हैं और हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और किरचॉफ्स लॉ दोनों परफेक्शन के साथ आ गए होंगे, आपको बढ़िया समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस, तब तक आप इसको नोट करिए, फिर जल्दी से भी अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आएगी। नोट कर लीजिए।